मैं नाजिम बेग पत्रकार चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस प्रतिभा से आपको मिला रहे हैं, हम समझते हैं एक कानून के बड़े सलाहकार हैं और अच्छी समझ है। और हमसे जैसे लोगों ने कहा कि आप कुछ भिन्न भी दिखाएं, भिन्न भी बातें करें, तो हमने सोचा कि दुकानदारों के भी फ़ोन आ रहे थे, जीएसटी में थोड़ी हम उनसे बात करके ही आए हैं। तो बड़ी उन्हें परेशानियां थीं, वो समझ नहीं पा रहे थे कि जीएसटी क्या है। इसी संदर्भ में हम एडवोकेट दीपक गुप्ता जी को आपके साथ लेके आए हैं, ताकि वो आपको जीएसटी के बारे में बड़ा अनुभव है और उस बारे में आपको समझा सकें। अच्छा, इससे पहले हम उनसे आपको रूबरू कराएं, उनके लिए हमारे पास 4 पंक्तियां हैं जो हम उनके लिए कहेंगे। जिंदगी में अभी कई इम्तहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मैंने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी सारा आसमान बाकी है। ये इसलिए कहेंगे कि क्योंकि दीपक जी एक आसमान में बरगद की पेड़ की तरह बढ़ रहे हैं और छोटी सी उम्र में ही एक वकील, हम समझते हैं कि हम बहुत पहले से जानते हैं, और एक मंद मुस्कान के धनी हैं। क्योंकि वकील का काम तो आप जानते हैं, वकील का काम उसको दूसरे को प्रभावित जितनी जल्दी कर लेगा उतना उसका आसान काम हो जाता है। लेकिन दीपक जी का हमने अभी देख रहे थे, हम समझा रहे थे क्लाइंटों को, बड़े शानदार तरीके से समझा रहे थे और वो भी मुतमईन होके गए यहाँ से। तो हम इसी कड़ी में कार्यक्रम में दीपक गुप्ता जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, ये जानेंगे हम, ये जो आपका सफर था। सबसे पहले तो आपके सवाल जवाब से पहले नाजिम भाई मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इस अपने चैनल के माध्यम से जो आप हमारे कस्बा जंगीराबाद में प्रतिभाओं को खोज रहे हैं, आपने मुझे भी एक मौका दिया कि मैं भी उसका एक हिस्सा बन सकूँ और लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, लोग मुझसे भी रूबरू। उसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, आपका भी धन्यवाद दीपक जी। अच्छा, हम ये जानेंगे, ये जो आपका सफर था जी, कि पढ़ाई कैसे कैसे हुई आपकी? क्या आपको लगता था कि आप वकील ही बनना है, नहीं नहीं ऐसा एडवोकेट बनना है, ऐसा कुछ नहीं था जी। पापा जी मेरे इसी फील्ड में रहे। हैं, अभी लास्ट ईयर वो एक्सपायर हुए तो पूरी 50 साल की प्रैक्टिस की उन्होंने। जी जी सन 1971 से उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो ऐसा उनका कभी यह मेरा मकसद नहीं था कि मुझे वकील बनना है, बाकी मेरी एजुकेशन का फील्ड ही एक अलग था। जी। मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स किया लखनऊ से सन 2000 से 2004 के बीच, और उसके बाद में जॉब में भी आ गया। 2008 में हमारे यूपी में जैसा अभी जीएसटी आया है, ऐसे पहले ही भी एक कानून में बदलाव हुआ था। पहले वैट आया था हमारे यहाँ। जी ये कह सकते हैं एक ही कानून होते हैं हमारे सारे। अभी वैट जीएसटी है, पहले वैट था। उससे पहले हमारा ये बिक्री कर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, सब टैक्स प्रणाली है जो समय समय पे चेंज होती रहती है। जी तो जब वैट 2000 में आया तो जो ये कानून था ये काफी हद तक कंप्यूटराइज हो गया। जी पापा जी इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, 35-40 साल का उनके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन उनको फिर भी ये लगा कि भाई अब थोड़ा कंप्यूटराइज हो गया है, तो उसमें दो ही ऑप्शन है, या तो मैं इस वकालत को छोड़कर तुम्हारी जॉब में तुम्हारे साथ आ जाऊं, जी या आप अपनी जॉब छोड़ के मुझे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। जी तो मुझे लगा कि अगर मैं पापा जी को ज्वाइन करता हूँ तो आगे मेरा भविष्य इसमें बहुत अच्छा रहेगा, और आज मैं अपने इस काम से बहुत संतुष्ट हूँ। शहर के लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा यहाँ पे एक नाम है, और जो इज्जत मुझे यहाँ मिलती है शायद मैं नहीं कह सकता कि पुराने प्रोफेशन में वो नाम, वो फेमस वो उतना हो पाता। ये बड़ी बात है, दीपक जी कह रहे हैं एक पिता का सहारा बने, क्योंकि उन्होंने कहा था या तो आप मेरे फील्ड में आ जाओ या मैं आपके फील्ड में आता हूँ। तो उन्होंने उस कदम का जो एक सोच थी पिताजी की, उसको आगे बढ़ाया। और एक जो सेवा भाव होता है, इसे सेवा भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि वकील जो हम चारों तरफ से फंस जाते, एक वकील ही होता है जो हमें वहाँ से निकाल के लाता है। अच्छा, ये अब जो जैसे पढ़ाई थी, आप ये आपने एडवोकेट में इस लाइन में आए, दूसरी लाइन थी आपकी, तो इसमें कोई दिक्कत या परेशानियां या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, पापा जी हमेशा मेरे साथ रहे। वकील मैं ये कहना चाहूंगा कि वो मेरे साथ हमेशा रहे, लेकिन वो इस फील्ड में मेरे गुरु नहीं बने। अच्छा। उनका मानना ये था कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो कभी काम नहीं सीख पाओगे। जी। कुछ भी काम होगा तो मैं तुम्हें देने के बजाय मैं सोचूंगा कि चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो ऐसा होता है कि उनका हमेशा मानना रहा था कि बेटा बाप के साथ नहीं सीख पाएगा। तो उन्होंने अपने एक मित्र, हमारे बुलंदशहर में हमारे सीनियर एडवोकेट हैं श्री चंद्रशेखर गर्ग जी, जी जी उनके पास मुझे छोड़ा, और मैंने वहाँ पे 2 से 3 साल उनके साथ रहा। उस दौरान मैंने अपनी एलएलबी भी पूरी की। एक तरफ एलएलबी मेरी चल रही थी और उसी दौरान मैं काम भी वहाँ उनके साथ रह रहा था। तो उनके साथ मैंने काम सीखा, और जब इस काम के बारे में, इस चीज़ के बारे में मुझे एक बेसिक नॉलेज हो गई,
तो फिर पापा जी के साथ मैंने ज्वाइन किया, अपनी फाइल्स को मैंने देखना शुरू किया, जो क्लाइंट्स हमसे जुड़े हुए थे इतने सालों से। पापा जी के पास सन 75 से सन 80 से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 1980 से आज तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अच्छा। तो उन लोगों को मैंने देखना शुरू किया, उनकी फाइल्स देखनी शुरू की, और फिर वही है, समय के साथ आप काम करेंगे तो धीरे धीरे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो चीज़ होती चली गई। ये बताया गुप्ता जी ने हमें, दीपक जी ने, कि जो एक प्रैक्टिस करी थी वो बुलंदशहर में चंद्रशेखर जी हैं, उनके नेतृत्व में प्रैक्टिस करी थी। और ये बात सही है कि किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा। अच्छा पिताजी, ये बात सही है कि वो नहीं कर पाते और वो एक कहीं ना कहीं बात रह जाती। हालांकि सब कुछ वो कोशिश करते कि सिखा देते, लेकिन सिखा नहीं पाते। थोड़ा सा रहता है अपने हाँ, बच्चों के साथ कि यहाँ थोड़ा आदमी पोलाइट हो जाता है कि ठीक है रहने दो, तुम मत करो, हम कर लेंगे। ऐसा रह जाता है। अच्छा, ये हम जानेंगे कि जीएसटी क्या है, थोड़ा सा दुकानदारों को समझाएं, क्योंकि आज भी वो थोड़ा कंफ्यूज हैं जीएसटी को जी लेकर। जीएसटी बेसिकली, अगर जीएसटी की सबसे पहले हम फुल फॉर्म की बात करें तो जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी गुड्स एंड सर्विस, इसमें दो तरह की चीज को गवर्नमेंट ने जोड़ा है। जी जी। इससे पहले हम बात करते थे तो वैट हुआ करता था, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स हम कहते थे। उसमें जो भी वस्तु की हम बिक्री किया करते थे, दुकानदार उस पर टैक्स देता था। जी। सर्विस टैक्स हमारा अलग एक डिपार्टमेंट था, लेकिन आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने सन 2017 जुलाई 17 से जीएसटी लागू हुआ, उन दोनों टैक्सेस को मर्ज किया और दोनों को मिलाकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी बनाया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा पुराने टैक्सों से भिन्न नहीं है। जी। जब जीएसटी लागू हुआ तो लोगों के मन में बहुत डर था, बहुत एक भ्रांति आती, पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब ये सोचते थे कि हमारे साथ क्या होगा, हम व्यापार भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पुराने टैक्सों की तरह ही, बिक्री कर की तरह, व्यापार कर की तरह, वैट की तरह, उसी प्रकार से सिर्फ एक टैक्स है जो लोगों को अपनी एडिशनल इनकम पे, जैसे कोई कहते हैं ना आदमी 100 रुपए का अगर कोई परचेसिंग करके लाता है दुकानदार और वो उसको 102 रुपए पे बेच रहा है, तो उसको जो 2 रुपए का मार्जिन अपना है, जी जी, उस पर वो टैक्स गवर्नमेंट को देता है। अच्छा, इसमें बड़े दुकानदार जैसे बताते हैं कि 20 लाख से जो टर्नओवर है जिसका, उसके लिए अलग है, और छोटे नहीं दुकानदार के लिए ऐसा कुछ नहीं है। 20 लाख का जो गवर्नमेंट का मैटर है, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि किसी अगर व्यापारी का टर्नओवर कुल 20 लाख रुपए का है साल, जी तो वो रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की प्रक्रिया से उसको छूट मिलेगी। अच्छा। मतलब वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ना ले। पर शर्त प्रॉब्लम उसको वहां आती है कि कल को अगर उसकी दुकान पे अधिकारी आते हैं तो वो अपने आप को प्रूव कैसे करेगा कि वो 20 लाख तक का ही उसका काम है, कम है, ज्यादा है। क्योंकि अधिकारी तो अपने अकॉर्डिंग कहेंगे ज्यादा काम करते हो आप, वो कहेगा मैं कम करता हूँ, तो वो 20 लाख वाला क्लॉज तो कहीं ना कहीं हमारा खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर बंदा रजिस्ट्रेशन ले लेता है, व्यापारी ने रजिस्ट्रेशन कोई लिया है, तो फिर पहले ही रुपए से उस पर टैक्स है। 20 लाख का जो क्लॉज है, यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन ले लेंगे लेकिन उसके बाद 20 लाख रुपए तक हमें टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा नहीं है। 20 लाख रुपए तक का क्लॉज है आपको रजिस्ट्रेशन लेने की बाध्यता से मुक्त करने के लिए। लेकिन अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो फिर आपको पहले रुपए से ही आप टैक्स का दायित्व आपके ऊपर बनेगा। दीपक जी, हमें कुछ बातें बताते चल रहे हैं जीएसटी के बारे में। दुकानदार जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि वो इन बातों को जरा ध्यान से सुने। अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो गली मोहल्ले में दुकानदार कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए देखा जाए तो गवर्नमेंट की एक योजना है, इंग्लिश में अगर शब्द कहें तो कंपाउंडिंग स्कीम कहते हैं जी, और अगर हिंदी की बात की जाए तो हम समाधान योजना कहते हैं। जैसा कि नाम से ही आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे, दर्शा पाएंगे कि समाधान वर्ड गवर्नमेंट ने है यूज किया है। समाधान से क्या होता है कि काफी टाइम ऐसा होता है कि बात व्यापारी को टैक्स देने का इशू नहीं है, वो टैक्स दे सकता है। इशू आता है टैक्स देने से पहले अपने समस्त कागजों को तैयार करना, क्योंकि इसमें जीएसटी में आने के बाद या आज से पहले वेट में भी जब आया था तो कागज की प्रक्रिया बहुत बढ़ गई। व्यापारी को सुबह शाम तक अपने सारे बिल्स मेंटेन करने हैं, सब तरह के रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, थोड़ा सा स्टॉक रजिस्टर मेंटेन, मतलब काफी सारे रजिस्टर्स को मेंटेन करने हैं। तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं अपनी दुकानदारी पे ध्यान दूं या मैं इन रजिस्टर्स को मेंटेन करूं। बड़ा व्यापारी जो होता है वो अपना एक अकाउंटेंट मेंटेन कर लेता है इसका जी, वो अपने एक अकाउंटेंट हायर करता है, सारे काम उसके वो करेगा अकाउंटेंट। लेकिन जो छोटा व्यापारी अकाउंटेंट भी हायर नहीं कर सकता है, उसकी इनकम इतनी है, वो सोचता है यार 3-4 हजार 5 हजार रुपये महीने का ये एक एडिशनल खर्चा हमारे ऊपर आता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम दी है। 3 महीने की वो योजना होती है, समाधान योजना, जिसके अंतर्गत वो अपनी बिक्री पे 1% टैक्स देता है। सपोज कीजिए अगर 3 महीने में उसने 1 लाख रुपए का टर्नओवर किया है तो 1000 रुपए टैक्स के रूप में उसके जमा होते हैं। इसमें भी छूट है, जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं है
जो कर मुक्त वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं जिस पर टैक्स नहीं होता है, उस पर टैक्स उसको नहीं देना, सिर्फ टैक्सेबल वस्तुओं पे ही उसको 1% टैक्स देना होगा। वरना देखा जाए तो जीएसटी में आज के टाइम पे जो टैक्स ऑफ रेट है 5% है, 12 है, 18 है और 28 है। अब सोचिए कोई बंदा अगर 28% की वस्तुओं का व्यापार करता है और वो समाधान योजना लेके मात्र 1% दे रहा है बिक्री पे, तो उसको हर तरीके से लाभ होगा। उसको कागज भी कम मेंटेन करने पड़े और टैक्स भी उसका कम जाओ। अच्छा, जैसे हमने सुना है तो छोटे दुकानदारों ने बताया कि हमें बड़े दुकानदार बिल दे देते हैं, हम उसी के आधार पर चला लेते हैं, हमें जीएसटी की जरूरत नहीं है। वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में समझाएं। बात वही आती है कि वो दुकानदार अपने आप को वहां रखना चाह रहे हैं कि वो जो सोचते हैं कि भी हमारा टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, हमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और हमारा यहाँ काम चल रहा है, तो वो इस तरह से काम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक इसमें इंश्योरेंस प्लान भी है, वो इंश्योरेंस क्या है? ये शुरू से ही चला आ रहा है, पहले वेट में भी था और अब जीएसटी में है। इसमें गवर्नमेंट का ये है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के उपरांत व्यापारी का स्वतः ही 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो जाता है कि अगर भविष्य में दुर्घटना के कारण उसके कोई कैजुअलिटी होती है तो सरकार की तरफ से उसको 10 लाख रुपए उसके परिवार को मिलेंगे। जी, ये बड़ी बात है क्योंकि हमने देखा अभी इंश्योरेंस के बारे में शायद थोड़े से दुकानदार जो ज़्यादा जागरूक हैं उनको तो जानकारी है, लेकिन जो दुकानदार जागरूक नहीं है उनको थोड़ी सी जानकारी नहीं है, तो वो शायद समझ लें कि जीएसटी जिनके लाइसेंस जिन्होंने ले लिया, जिसको करा लिया है, उनको एक इंश्योरेंस भी मिलेगा। और ये इंश्योरेंस हमने अपने शहर में क्लेम भी कराया। अच्छा, दीपक जी, एक ऐसे व्यापारी हमारे मित्र थे जी, वो दुर्घटना का शिकार हुए, तो उनकी वाइफ को, ये पुरानी बात है वेट की, उनकी वाइफ को 5 लाख रुपए का चेक सरकार से। दीपक जी बता रहे हैं कि एक ऐसा ही केसेस हुआ था हमारे, तो उसका क्लेम भी उन्होंने दिलवाया था। तो ये बड़ी बात है, हम जब एक किसी को चुनते हैं एडवोकेट, चाहे जीएसटी का हो या कोई भी हो, तो एक समझदारी से चुनाव हो। क्योंकि अगर हम देखते हैं कोई छोटा मोटा या ऐसा ही कोई जिसको थोड़ी सी तो जानकारी है, जो प्रैक्टिस में है, उससे भी जीएसटी, क्योंकि सोचते हैं कि भाई इसको हमारी मंथली फीस कम ही जाएगी या ऐसे कर दे, लेकिन नहीं, क्योंकि भविष्य में जो भविष्य देखना, क्योंकि दुर्घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को भी मेन पॉइंट मान के चलें, जो बताई है दीपक जी ने कि इंश्योरेंस भी मेन है और एक क्लेम भी दिलवाया है उन्होंने अभी किसी व्यापारी को, ये बड़ी बात है। अच्छा दीपक जी, जैसे हम एक साधारण सी बात पूछ रहे हैं, एक नॉर्मली बात पूछ रहे हैं, हम देखते हैं कचहरियों में जैसे दो वकील होते हैं और एक दूसरे के एक कैंटीन में चाय पीते होते हैं, तो उस पर दूसरा एक क्लाइंट होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, वो यार ये मेरा वकील तो चाय पी रहा है, इसका क्या, थोड़ा सा इस बारे में, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हाँ, नाजिम भाई, इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ अलग होती है और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। जी जी। और हम जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, हम लोग प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं जी। तो ये हमारा प्रोफेशन है। तो जो हमारे व्यापारी भाई हैं या जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं किसी भी प्रकार से हमारे संग जुड़े हुए हैं, ये हमें सोचना होगा कि हम उनके प्रति कितने यहाँ पर लॉयल रह सकते हैं। जी। अगर हम लॉयल नहीं है तो फिर हमें इस काम को करने का कोई हक नहीं। लॉयल तो यहाँ होना पड़ता है। काफी शायद ऐसा भी होता है कि कोई मेरा मित्र है, बहुत मेरा घनिष्ठ मित्र है, रात दिन हम साथ रहते हैं, और अगर वो मुझसे पूछे कि भाई मेरा एक कंपटीटर है मार्केट में, वो भी सेम बिजनेस करता है, आप मुझे उसका टर्नओवर बता देंगे कितना उसके साल का टर्नओवर होगा या वो कहाँ से परचेजिंग करता है, तो हमें नहीं, मित्रता अलग है। आप अगर मैंने आज आपको टर्नओवर बता दिया तो ये आप ये भी तो सोचो कि आपका भी तो कभी किसी और को बता सकता हूँ मैं। तो ये हमारे लिए बहुत चीजें होती हैं कि जो हमें बहुत अपने हिसाब से सेफ्टी पर्पज से रखनी होती हैं। हमें अपने यहाँ स्टाफ भी अगर किसी को हम नियुक्त करते हैं तो वो भी बहुत बारीकी से देख कर रखना होता है कि एक बार स्टाफ रखने के बाद सारी फाइल्स उसको भी ओपन हो जाती है। जी जी। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और बात करिए आपने वकील वाली के सामने कोई वकील है तो वो थोड़ा सा है, कचहरी वाला मैटर अलग होता है। अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करते हैं तो हमारे प्रोफेशन में हम अपने व्यापारी के लिए जो लड़ते हैं उसमें सामने वकील नहीं होता, उसमें सामने सरकार के अधिकारी होते हैं। हमें अपने व्यापारी के हितों की लड़ाई अधिकारियों से करनी होती है। तो हमारा इस प्रोफेशन में कंपटीशन दूसरे वकील से तो होता ही नहीं है। हमारा जो भी होगा हम अधिकारियों के साथ बात करते हैं, अपने व्यापारी के हितों की बात करते हैं। अच्छा दीपक जी, कुछ लोग जो आपको रोल मॉडल मानते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, क्यों मानते हैं आपको रोल मॉडल? ये तो भाई वही बता पाएंगे कि वो रोल मॉडल। स्मार्टनेस क्या है आपके अंदर? नहीं नहीं भाई, सीधा सा है कि अपने काम के प्रति ध्यान देना है। काफी टाइम ऐसा होता है कि देखो हर तरह का मार्केट होता है, लोगों को साथ फीस के इशू भी आ सकते हैं कि आपकी ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की और कम है। लेकिन हमारा मानना सिर्फ यही है कि आप अपने काम पर फोकस रखें, काम के साथ कहीं भी छेड़खानी ना हो।
काम के प्रति पूरा आप लॉयल रहिए और उसमें ये देखिए कि व्यापारी का कहाँ से कहाँ कितना फायदा हो सकता है और हमारी वजह से, खासतौर से हमारी क्लरिकल मिस्टेक्स की वजह से उसका नुकसान ना हो। तो हमारे काम में खासतौर से यही देखा जाता है कि क्लरिकल मिस्टेक्स जितनी कम होंगी उतना हमारे व्यापारी का फायदा होगा। तो शायद उनको लगता होगा कि हाँ भी मेरे पास सही काम हो रहा है, मिस्टेक्स कम होती हैं और जो भी मतलब मैं देखा है पापा जी के साथ के भी मेरे पर लोग जुड़े हुए हैं। जी तो पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से कभी कोई व्यापारी नहीं कह सकता कि हाँ जी हम उनसे जुड़े थे और हमें ऐसी परेशानी आ गई। जी लोग फ्री ऑफ माइंड एकदम रहते हैं, अपना समय से आते हैं। बस मेरा एक ही गुजारिश है व्यापारी भाइयों से कि इस काम में जो भी चीजें होती हैं डेट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपनी कुछ तारीखें निर्धारित करती है कि किस तारीख तक हमें क्या काम करना है। तो कोशिश की जाए कि उस तारीख तक या थोड़ा सा हमें भी समय देने के हिसाब से उस तारीख से पहले पहले उस काम को निपटा लिया जाए। काफी समय ऐसा होता है कि जी। सपोज किसी रिटर्न की जैसे आज 18 तारीख हो गई है, हाँ। परसों 20 तारीख लास्ट डेट होगी। अगर सभी भाई 20 तारीख को आएंगे थोड़ा सा काम करने में मुश्किलें होती हैं, हाँ। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं चाहे पूरी रात जगना पड़े लेकिन उस तारीख तक काम हमारा हो जाए, 20 की 21 हमें ना करनी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एक जो समय सीमा रख दी जाती है 20, तो सोचते हैं कि लास्ट डेट में ही चलेंगे यार, अभी तो टाइम है, लेकिन उस चीज़ को ना अपनाएं, थोड़ा सा समय दें जिससे कि अच्छे पॉइंट आपके रिक्वायरमेंट हो सकें, उसमें लिखे जा सकें। तो आज हमारी मुलाकात हुई थी एडवोकेट दीपक जी से, उन्होंने जिस जीएसटी के बारे में बताया। और दीपक जी कोई संदेश दुकानदारों को हो तो थोड़ा सा बताएं अपनी तरफ से, ये तो हमारे सवाल थे मैं सिर्फ जीएसटी से। जीएसटी से संबंधित मैं यही जी। कहना चाहूंगा, आज के टाइम पे अगर जीएसटी की बात की जाए तो गवर्नमेंट थोड़ा धीरे धीरे अब सख्त होती जा रही है। जी जीएसटी को लगे हुए 5 साल हो चुके हैं देश में। शुरू में काफी जो लोगों की तरफ से कमियां थी, हमारी तरफ से कमियां थी, गवर्नमेंट ने उसको नजरअंदाज किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन 5 साल होने के उपरांत सरकार धीरे धीरे, अधिकारी धीरे धीरे अब उन चीजों पर सख्ती अपनाते जा रहे हैं। तो आप लोग कोशिश ये करें कि अपना काम एक तो समय से निपटाएं, दूसरा आपको ये भी ध्यान देना है कि जो चीज आप हमारे माध्यम से करा रहे हैं, आपका कोई ना कोई वकील है, कोई सीए है, कोई अकाउंटेंट है, जिनके माध्यम से भी आप अपना काम करा रहे हैं, आप उस पर भी अपनी एक बारीक नजर बना के रखें कि क्या वो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलती आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आप लोगों पे भारी पड़े। तो हम तो यही कहेंगे चाहे गलती हमारी है या आपकी है, वो हो ही ना, जिससे कि आपके काम पे कोई दुष्प्रभाव ना आए। अच्छा, जैसे जो दुकानदार एडवाइस लेना चाहते हैं उसके लिए भी नहीं, एडवाइस के लिए तो हमारा ऑफिस पूरा खुला रहता है। सुबह मैं 9 बजे से ऑफिस पे आके बैठ जाता हूँ अपने जी। और शाम के 8-9 बजे तक ही मैं यहाँ ऑफिस पर रहता हूँ। और हमारा वो सिस्टम भी नहीं है कि जो एडवाइस की फीस कोई अलग होती है, वो तो हमारा सब काम हम करते हैं वो होता है। तो एडवाइस के लिए तो हमेशा मेरा फ़ोन नंबर है, सब जगह बटा हुआ है, पूरे शहर में बटा हुआ है। तो ऐसा है, कभी भी फ़ोन पे ऑफिस आकर कोशिश मैं ये करता हूँ कि अगर आप ऑफिस पे आएंगे, आमने-सामने रूबरू होंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनसे हम लोग आपस में थोड़ा क्लियर चीज़ हो जाती है। फ़ोन पे आपने मात्र एक सवाल पूछा और उस सवाल का मैं जवाब दूँ तो वो थोड़ा-सा कम होता है, लेकिन आमने-सामने आप होंगे, मैं 4 चीज़ और आपसे बारीकी में जाऊँगा, चीज़ें निकल कर आएँगी, तो जवाब थोड़ा-सा क्लियर हो जाता है। ये सही कह रहे हैं दीपक जी। एक तो जो काम हो रहा है जीएसटी में, जो आपका एडवोकेट, भले दीपक जी ना हो, कोई और भी हो, तो उसमें बारीकी से नज़र ज़रूर बना के रखें, जिससे कि जो वो काम कर रहे हैं और जो आप बता रहे हैं उनको, वो ठीक ठाक हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा, जिससे कि आने वाले समय में कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो हमारे कार्यक्रम में आज थे हमारे एडवोकेट दीपक गुप्ता जी। बड़ी अच्छी सुंदर बातें हुई जीएसटी के बारे में। दुकानदारों को उन्होंने बताया, लाभान्वित किया कि कैसे जीएसटी जो एक मतभेद, मतलब उनके अंदर जो कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को भी खत्म करा उन्होंने। देखिए, मैं थोड़ा-सा बीच में नाज़िम हाँ, नहीं कोई रोकूँगा। बताए। जीएसटी के बारे में एक चीज़ और है, लोगों को डर काफ़ी थी, लेकिन इसकी अगर खूबी की भी बात करूँ, जी। पिछले टैक्स के मुकाबले जो पहले हमारा वैट वाला टैक्स था, जी। उसमें कानून था कि हम सिर्फ यूपी से ही खरीदते थे जी। और यूपी में बेचा करते थे। जी। अगर हम यूपी बाहर किसी भी प्रदेश से कोई चीज़ खरीद कर लाएंगे, जी। उस पे हमें दोबारा से यूपी में टैक्स देना पड़ता था पूरा। जो पूर्व में कीजिए, जो हाँ, अच्छा। हम अगर 18% की कोई वस्तु दिल्ली से खरीद कर लाए, और दिल्ली हमारे लिए बहुत पास है, जी। दिल्ली से हमारे यहाँ भाई बनारस का व्यापारी दिल्ली नहीं जाता होगा, लेकिन हमारे जहांगीराबाद का व्यापारी मैक्सिमम खरीद अपनी दिल्ली से करता है। जी। तो दिल्ली से लाए हुए माल पे उसको वो पहले वहां टैक्स देकर आता था दिल्ली में, और यहाँ आने पर दोबारा पूरा टैक्स दिया करता था। जीएसटी में गवर्नमेंट ने इस चीज का लाभ व्यापारी को दिया है कि आप पूरे भारत में कहीं से भी खरीद कीजिए, जो टैक्स आप पीछे प्रदेश में देकर आएंगे उसका लाभ आपको यहाँ मिलेगा। ये बड़ी बात बताइए कि एक बार ही टैक्स देना है जीएसटी में, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ भी टैक्स दिया है फिर हमारे यहाँ के भी टैक्स दिया। तो आज हमारे कार्यक्रम में
कार्यक्रम में दीपक जी थे जिन्होंने बातें बताई जीएसटी से संबंधित। मैं नाजिम बेग कल ऐसी एक और शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा। नमस्कार एंड खुदा हाफिज़।